हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द मेन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन होती है जिसमें कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो दे फॉर्म एसिड रेन। सो ये जो मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का कौन सा है इसमें से? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन? जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड मेंशन है तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ यानी H2O के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। अब क्योंकि ये दोनों एसिड हैं तो पीएच को कर देते हैं लो, बिलो 7, है ना। सो जब पीएच हो जाती है बिलो 7, सो इसकी वजह से क्या हो जाती है, रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है। दैट इज वाई वी कॉल दैट रेन एसिड रेन। पीएच इज बिलो 7। बीओडी जो है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि 1 लीटर पानी में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। सो अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा प्रेजेंट होगा। सो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नोन एज द बीओडी ऑफ दिस सैंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट? इसमें से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती है? मीथेन तो करती है, ये हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये वीडियो मैं आपको पिन कर दूंगी, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो फ्रॉम देयर, जहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। सो यस, ऑक्सीजन जो है वो गैस नहीं है ना। ऑक्सीजन वो गैस नहीं है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। मीथेन की वजह से होता है, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है। हालांकि कितना होता है वो वैरी करता है, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता है। ऑक्सीजन क्योंकि हीट को ट्रैप नहीं करती है एटमॉस्फेयर में जैसे बाकी ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं, दैट इज वाई वी कॉल दैम ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कि CO2, CH4, N2O करती हैं, तो ऑक्सीजन नहीं करता है, तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कोज नहीं करता है। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू मेजर पर्टिकुलेट मैटर इन एयर। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? पर्टिकुलेट मैटर को हम एयर में मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो गैस क्रोमेटोग्राफी का तो कोई मतलब नहीं है। स्पेक्ट्रोमेट्री भी नहीं, टाइट्रेशन भी नहीं। हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, है ना। तो कैसे हम मेजर करेंगे? ग्रेविमेट्रिक मेथड से हम करते हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। लाइक ये कोई मतलब मोस्ट कॉमनली जो हम अगर पर्टिकुलेट मैटर को मेजर करना है तो हम ग्रेविमेट्रिक मेथड से करते हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड में इसमें हम मास को एक तरीके से चेक करते हैं। पर्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करेंगे, कितना उसका मास है, बिफोर एंड आफ्टर हम उसको चेक करते हैं। सो पर्टिकुलेट मैटर इज यूजुअली कलेक्टेड ऑन द फिल्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मास से हम इसको चेक करते हैं, तो बेसिकली वेइंग हम इसका करते हैं, मेजर करते हैं इसको। सो पर्टिकुलेट मैटर को हम फिल्टर पे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, वे करेंगे, है ना। और टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन यूज इन द ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। सो बेसिकली ये जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पर्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करने के बाद उनको वे करते हैं। तो जो नाप तोल वाली टेक्निक है उसी को ग्रेविमेट्रिक टेक्निक कहा गया है, तो ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है। कलेक्ट किया, वे किया, बिफोर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन, सिंपल। आफ्टर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा वेट, क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर कम हो जाएंगे फिल्ट्रेशन के बाद। बिफोर फिल्ट्रेशन या इनलेट एयर में जो पर्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, दैट इज वाई जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि नंबर ज़्यादा होंगे। सो यस, दिस इज ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। फोटोकेमिकल स्मोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। फोटोकेमिकल स्मोक जो है
प्राइमरीली फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ, किन की रिएक्शन से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ये बहुत बार आ चुका है, यूजीसी नेट में बहुत बार आया है ये, अदर जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे कई बार आया है ये, एसपीसीबी में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, सीपीसीबी में। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पीएचडी और मास्टर डिग्री के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। सो किसकी रिएक्शन से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। जब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक की, तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम वीओसीज भी बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन के अंडर में। सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन दिया है तो हाइड्रोकार्बन, तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो स्मोक जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। सनलाइट रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन करते हैं। द पेस्टिसाइड डीडीटी इज क्लासिफाइड एज, जो अभी अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में रिचेल कार्सन की जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी जिसमें डीडीटी को बंद करने की बात की गई थी, तो वही पेस्टिसाइड की बात हो रही है डीडीटी की। डीडीटी जो है वो किस तरीके की पेस्टिसाइड है, तो एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीडीटी जो है वो एक बहुत ही हार्मफुल पेस्टिसाइड है, तो इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है क्योंकि इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरिन डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। सो ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है ये। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यानी कि बहुत लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, डिग्रेड नहीं होता है, एंड इट बिलोंग टू द ऑर्गेनोक्लोरीन ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड। यूट्रोफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यूट्रोफिकेशन जो है वाटर बॉडीज का, वो किसके होने की वजह से होता है, दैट यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द थिंग्स, या किन की न्यूट्रिशन की वजह से होता है। सो ये न्यूट्रिएंट जब हमारी जो लेक है वो ओवरली रिच हो जाती है, मतलब जब न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट भी मेन न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो मेन ये दो न्यूट्रिएंट है, इनकी जब कॉन्सेंट्रेशन वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एल्गल ब्लूम होती है। एल्गल ब्लूम की वजह से क्योंकि उसकी डेथ होगी एल्गल ब्लूम की, तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन रिडक्शन लेवल, ऑक्सीजन जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि बीओडी ज़्यादा हो जाएगी वाटर में, और वो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। पैन जो है एयर पोल्यूशन में, PEN, दैट इज स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पेन जो है फोटोकेमिकल जो केमिस्ट्री, फोटोकेमिकल स्मोक की जो केमिस्ट्री है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू देयर, और ये एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। जो पेन है इसका फुल फॉर्म होता है परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सो परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक टॉक्सिक कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का, और ये कब बनता है, जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों प्राइमरी कंपोनेंट है, तो इन दो प्राइमरी कंपोनेंट के रिएक्ट करने की वजह से जो कंपोनेंट बनेगा उसी को सेकेंडरी बोला गया है। सो इसीलिए पैन जो है वो सेकेंडरी कंपोनेंट है। The atmospheric layer that plays a major role in ozone chemistry. कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है, अब यहाँ पे पूछा गया एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है। कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो ओजोन केमिस्ट्री को एक तरीके से होल्ड करती है, ओजोन, बेसिकली सिंपल शब्दों में इसमें पूछा गया कि कौन सी लेयर में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ओजोन केमिस्ट्री कहाँ होगी, जहाँ पे ओजोन लेयर होगी, और ओजोन लेयर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर में, कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। एटमॉस्फेयर की टोटल होती है 5 लेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्पोस्फेयर, और लास्ट में जो है एक और लेयर आती है एक्सोस्फेयर, ठीक है। 5 इसलिए नहीं दी गई हैं क्योंकि ऑप्शन 4 ही हैं। सो आपको इन चारों लेयर्स में से बताना है कि ओजोन केमिस्ट्री कहाँ पे होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन केमिस्ट्री होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो ओजोन है 90% जो ओजोन है, गुड ओजोन जिसको कहा गया है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे वो सन से आने वाली हार्मफुल यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। द टर्म हाफ लाइफ इन एनवायरमेंट केमिस्ट्री रेफर्स टू, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक टर्म आती है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, तो हाफ लाइफ का मतलब है टाइम टेकन फॉर हाफ द क्वांटिटी ऑफ अ सबस्ट्रेट टू डिग्रेड। मान लीजिए कोई भी मेटल है या कोई भी मटेरियल है या कोई भी मिनरल है, सो जब उसमें से रेडिएशन रिलीज होंगी या उसका मास जो है वो कम हो जाएगा, जितना भी उसका मास था, मान लीजिए उसका मास जो है 100 ग्राम था, ठीक है।
अब रेडिएशंस के रिलीज़ होने से, एनर्जी के रिलीज़ होने से या फिर मास के रिलीज़ होने, मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो के रिलीज़ होने से उसका जो मास है वो कितना रह गया 50 ग्राम, मतलब उसमें रिडक्शन हो गया है, अब वो 50 ग्राम रह गए। सो जितना भी उसका इनिशियल वेट या जितना भी उसका इनिशियल क्वांटिटी थी, जब वो डिग्रेड होने के बाद अपनी इनिशियल क्वांटिटी का आधी रह जाती है, तो उसी को उसकी क्या बोला जाता है, हाफ लाइफ। सो दिस 50 ग्राम इज द हाफ लाइफ। ये एक एग्जाम्पल दिया है। तो टाइम टेकन फॉर हाफ द क्वांटिटी, हाँ हाफ लाइफ सॉरी, मतलब कि जब हाफ हो जाता है वो, और जितना टाइम उसे लगता है एक तरीके से हाफ होने में, दैट टाइम इज द हाफ लाइफ। ठीक है, उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है और जितना टाइम उसे लगता है उसकी क्वांटिटी को हाफ होने में, उस टाइम को बोला गया हाफ लाइफ। तो बेसिकली हाफ लाइफ जो है वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा जा रहा है ना। क्वांटिटी तो हाफ होगी होगी, इसलिए हम हाफ बोल रहे हैं, बट कितना टाइम लगा उस क्वांटिटी को हाफ होने में, क्योंकि हर मटेरियल के अपना एक रेट होता है, जिस रेट से, जिस दर से वो चीज़ों को रिलीज करता है, वो सब्सटेंस डिग्रेड होता है। अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा तो उसकी हाफ लाइफ कम होगी, कोई सब्सटेंस बहुत धीरे धीरे रेडिएशंस को रिलीज कर रहा है तो उसकी हाफ लाइफ जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, सो जितना टाइम लिया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को हाफ करने में, क्योंकि वो डिग्रेड हो रहा है, तो उसी को बोला जाता है हाफ लाइफ। सो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर केमिकल और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, सो ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है, न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस रिलीज होती हैं। अब रेडिएशंस रिलीज होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, जितना भी सब्सटेंस है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा, कम कम होता जाएगा, है ना। सो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है। टू रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, जितना भी उसका ओरिजिनल अमाउंट था उससे वो हाफ में आ जाएगा। सो जितना उसे टाइम लगेगा हाफ में आने में, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। ध्यान रखिए अपना और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।